और हर बार की तरह क्लास को आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। तो हमारा जो चैप्टर 12 अर्थ, मून एंड द सन, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। हमने जो है इसके बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ जितनी बातें इसके बारे में कही गई है सब आपको अच्छे से याद है। ओके, चलिए अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लूनर एक्लिप्स के बारे में। ओके, क्या था, किस क्या क्या बात बताया था आपको, क्या है। ओके, तो जो लूनर एक्लिप्स है वो क्या है, ए लूनर एक्लिप्स occurs when the earth come between, कहाँ पर आता है, किसके बीच में अर्थ आता है बच्चों, सन एंड द मून। ओके, तो ये हमने जो है अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। तो जो है जब लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, बताइए आप, जो हमारा जो है इसमें क्या होता है, जब हमारा चंद्र ग्रहण होता है तब क्या होता है, तो जो अर्थ है ना, वो क्या हो जाता है, जो धरती है, पृथ्वी है, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाता है, बीच आ जाता है, ब्लॉकिंग द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून, जिससे सूर्य की रोशनी जो है कहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, मून तक नहीं पहुंच पाता है ना। ये हमने देख लिया, देखिए किस तरह से धरती जो है बीच में आ चुका है। ओके, जिसकी वजह से जो सूर्य की जो रोशनी है वो चंद्रमा तक जो है नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, चंद्र ग्रहण होता है। और इसका रिजल्ट क्या था, क्या देखा, इसकी वजह से जो है क्या होता है, द रिजल्ट्स इन, है ना, इसके जो परिणाम स्वरूप है क्या होता है, इन द अर्थ शैडो फॉलिंग ऑन द मून। ओके, तो इसके परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी है, हमारा जो धरती है, अर्थ है, अर्थ की जो छाया है वो किस पर पड़ती है बच्चों, वो जो है हमारा मून पर पड़ता है ना, किस पर पड़ता है, हमारे चंद्रमा पर पड़ता है। द इवेंट इज ओनली विजिबल ड्यूरिंग ए फुल मून, ये हमने आपको बताया था, ये घटना केवल पूर्णिमा के दौरान ही दिखाई देता है, फुल मून। ओके, व्हेन द अर्थ इज डायरेक्टली अलाइंड बिटवीन द सन एंड द मून, जब पृथ्वी जो है, देख रहे हो ये जो हमारा पृथ्वी है ये सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में है। ओके, कैसा है, इनके जो है ठीक बीच में जब ये होता है। फिर हम चर्चा कर रहे थे टाइप्स ऑफ लूनर एक्लिप्स कौन कौन से हैं, टोटल लूनर एक्लिप्स, है ना, कौन कौन से तरह के जो है चंद्र ग्रहण है। जिस तरह से हमने सूर्य ग्रहण के बारे में बात किया, उसी तरह से हमने जो है चंद्र ग्रहण के बारे में भी बात किया, टोटल लूनर एक्लिप्स यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण। इन ए टोटल लूनर एक्लिप्स द मून इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द अर्थ शैडो, तो पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी पूर्ण है, टोटल, तो उसी से समझ में आ जाता है हमें कि जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है उसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढक जाता है। ओके, मून इज completely covered by the सूर्य, है ना, सूर्य की जो रोशनी है वो किसने रोक लिया है, हमारे पृथ्वी ने रोक लिया है, और जो मून तक नहीं पहुंच पा रहा है। ड्यूरिंग दिस इवेंट द मून टेक्स ऑन ए डार्क रेड। ओके, तो इस इवेंट में क्या होता है, जब ये होता है तो जो मून है वो कैसा हो जाता है, टेक्स ऑन ए डार्क रेड कलर विच इज ऑफन रेफर्ड एज टू एज ए, किस तरह से रेफर करते हैं, ब्लड मून, देख रहे हो पूरे लाल रंग का हो गया है, तो इसको जो है किस तरह से बोल सकते हैं, ब्लड मून। ओके, द रेडिश ह्यू इज कॉज्ड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर स्कैट, जो हमारे स्कैटर हो जाता है, स्कैटरिंग सनलाइट। ओके, ये इसकी वजह से जो है होता है। तो इस इवेंट में हमने क्या देखा, इस इवेंट में जो है जो चंद्रमा कैसा हो जाता है बच्चों, चंद्रमा जो है गहरा लाल रंग का हो जाता है। ओके, जिसे अक्सर ब्लड मून कहा जाता है। और ये लाल रंग जो है, द रेडिश ह्यू इज कॉज्ड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग सनलाइट विच देन क्या होता है, रीचेस द मून, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य, है ना, ये लाल रंग पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सूर्य के प्रकाश के बिखरने के कारण, स्कैटरिंग, ओके, इस वजह से जो है ये होता है।
ओके, चलिए। द मून रिमेन्स रेड अंटिल इट मूव्स आउट ऑफ अर्थ शैडो, तो रिमेन रेड रहता है वो। अब देखिए दूसरा जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा पार्शियल लूनर एक्लिप्स, यानी आंशिक चंद्र ग्रहण, जिसमें आधे रूप से ढकते हैं, है ना। कैसा होता है, देख रहे हो इसमें जो है क्या हो रहा है, आधे रूप से धरती ने सूर्य के प्रकाश को रोक दिया है और चंद्र पर भी क्या हो रहा है, आधा प्रकाश जो है पड़ रहा है। तो इन ए पार्शियल लूनर एक्लिप्स, तो आप सभी जो एक्लिप्स ग्रहण जो है कैसे कैसे है उनको आपको समझना है। तो जब आंशिक चंद्र ग्रहण होता है तो क्या होता है, ओनली पार्ट ऑफ द मून एंटर्स द अर्थ शैडो। ओके, तो चंद्रमा का केवल एक हिस्सा ही क्या होता है, पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। द रेस्ट ऑफ द मून रिमेन्स विजिबल एंड अपीयर्स अनअफेक्टेड, और भाग के जो शेष भाग है वो विजिबल होता है और अनअफेक्टेड होता है। देख रहे हो, आधा भाग ही प्रभाव में आता है। दिस क्रिएट्स ए डिस्टिंक्टिव shape where part of moon looks darker and rest remains bright। तो ये कैसा शेप व्यू करता है, यानी आधा जो है ब्राइटर रहता है और आधा जो है कैसा रहता है बच्चों, डार्क हो जाता है। ओके, इस तरह का एक व्यू जो है हमें देखने को मिलता है। चलिए, अब हम लोग जैसे सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर रहे थे, है ना, जिस तरह से हमने सूर्य ग्रहण के बारे में बात किया उसी तरह से हम देखेंगे किस तरह से हम जो है चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं। ओके, किस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, चंद्र ग्रहण को देखना कैसे कर सकते हैं जरा देखते हैं। तो बच्चों, अनलाइक ए सोलर एक्लिप्स, जब हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो उसकी तरह नहीं है, बल्कि क्या है, उसके विपरीत है। ओके, सूर्य ग्रहण के विपरीत, यानी अनलाइक ए सोलर एक्लिप्स, ए लूनर एक्लिप्स इज सेफ टू वॉच विद द नेक्ड आई। तो यानी चंद्र ग्रहण को हम लोग जो है खुली हुई आंखों से हम लोग देख सकते हैं। ओके, जब हमने देखा, जब सूर्य ग्रहण की बात किया तो कभी भी हम लोग जो है सूर्य ग्रहण को हमारे नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। लेकिन when we are talking about solar eclipse, a solar eclipse is safe to watch with the naked eye। ओके, से हम देख सकते हैं। सिंस द मून इज नॉट एज ब्राइट एज द सन, तो हमें पता है जो हमारा मून है ना, सूर्य का जो है कितना बहुत चमकीला होता है, बहुत ब्राइट होता है। लेकिन जब हम के जितना चमकीला नहीं होता है ना। इसलिए क्या होता है, द अर्थ शैडो प्रोवाइड्स ए डिमर मोर डिफ्यूज लाइट। ओके, तो डिमर और डिफ्यूज लाइट जो है प्रोवाइड करता है। इसीलिए पृथ्वी की जो छाया है, छाया से मिलने वाला पृथ्वी की जो शैडो है ना, पृथ्वी की जो शैडो है उससे मिलने वाला जो मंद प्रकाश है, पृथ्वी की शैडो से मिलने वाला प्रकाश जो है मंद और अधिक फैला होता है। ओके, अधिक क्या होता है बच्चों, डिफ्यूज होता है। तो समझ में आया, जिस तरह से क्या होता है, चंद्रमा सूर्य जितना चमकीला नहीं होता है ना। इसीलिए क्या होता है, पृथ्वी की जो छाया है, अर्थ शैडो, वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड से डिमर मोर डिफ्यूज लाइट। ओके, तो पृथ्वी की छाया से मिलने वाला प्रकाश मंद और अधिक फैला हुआ होता है। ओके, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू ऑब्जर्व बोथ टोटल एंड पार्शियल लूनर eclipses फ्रॉम द अर्थ विदाउट स्पेशल प्रोटेक्शन। ओके, तो जो है ये पॉसिबल है। जब हम जो है सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो जो हमारा टोटल यानी जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण एंड पार्शियल, ओके, जो हमारा जो है आधे तरीके से आंशिक रूप से जो लूनर एक्लिप्सस है उसको हम क्या कर सकते हैं, बिना किसी विशेष सुरक्षा के, विदाउट एनी स्पेशल प्रोटेक्शन, ओके, मेकिंग देम इजियर। ओके, तो क्या होता है, जो हमारे जो एमेच्योर है, जो खगोलवादी है, और जो जो एंथुसियास्ट है, जो ऐसे लोग हैं, ओके, इजियर फॉर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स एंड एंथुसियास्ट टू व्यू।
तो यानी जो शौकिया खगोलवादियां जो है और जो हमारे उत्साही लोग जो है वो सब क्या कर सकते हैं, उसको बिना किसी सुरक्षा के भी देखा जा सकता है। ओके, तो इतनी बातें जो अभी तक आपको बताया वो सभी मेरे बच्चों को क्लियर है तो यस बता दीजिए। हम देखते हैं हमारे बच्चों को जो है सारी बातें जो है, इतना जितनी बातें बता रखा है आपको वो सब जो है क्लियर है। ओके, तो हमने इसमें क्या देखा कि किस तरह से जो है कौन कौन से तरीके के जो है टाइप्स ऑफ लूनर एक्लिप्सेस कौन कौन से हैं, ये हमने देख लिया। चलिए अब जो है हम क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, इतनी बातें आप लोगों को सब क्लियर हुआ? यस। तो हम लोग जो है अभी हमारे जो टॉपिक है उसके लास्ट इसमें पहुंच चुके हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं जितनी बातें बताई है उसको एक और बार देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं लूनर। ओके बच्चों, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? लूनर एक्लिप्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, किस तरह से देख सकते हैं आप चंद्र ग्रहण को। ओके, यू कैन व्यू लूनर एक्लिप्सेस विथ योर नेक्ड आइसेस, है ना। आप चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से यानी बिना किसी प्रोटेक्शन के आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इसके लिए नो स्पेशल गियर नीडेड, इसके लिए कोई विशेष उपकरण की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बताइए? क्योंकि हमने अभी देखा जो हमारा मून है, चंद्रमा जो है वो क्या नहीं है, इजंट एज ब्राइट एज द सन। चंद्रमा सूर्य जितना चमकीला नहीं होता है। और जो हमारी धरती है, जब धरती की शैडो उस पे पड़ती है, चंद्रमा पर पड़ती है, जब पृथ्वी की छाया के कारण क्या होता है, प्रकाश मंद, डिमर एंड डिफ्यूज्ड यानी मंद और फैला हुआ दिखाई देता है ना। अर्थ शैडो क्रिएट्स ए डिमर डिफ्यूज्ड लाइट। पृथ्वी की छाया के कारण प्रकाश जो है मंद और फैला हुआ दिखाई देता है। अब फिर हमने क्या देखा, सेफ टू वॉच, है ना। हम लोग जो है उसको कैसे देख सकते हैं, बिल्कुल जो है सुरक्षित तरीके से कैसे देख सकते हैं, यानी हमारा जो टोटल एंड पार्शियल एक्लिप्सिस जो है, इसको विदाउट एनी प्रोटेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, विदाउट एनी प्रोटेक्शन ही उसको हम लोग देख सकते हैं। ओके, उसके लिए जो है किसी भी स्पेशल गियर की यानी किसी भी स्पेशल उपकरण की हमें क्या नहीं है, हमें जो है जरूरत नहीं है। तो सेफ टू वॉच, है ना, टोटल एंड पार्शियल एक्लिप्सेस विदाउट प्रोटेक्शन। ओके, तो ये जो है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुका है कि किस तरह से हम जो है एक एक करके इनको देख सकते हैं। ओके, चलिए। तो हमने देखा कि लूनर एक्लिप्स को हम लोग जो है नेक्ड आई से देख सकते हैं, स्पेशल गियर की जरूरत नहीं है क्योंकि मून जो है सूर्य के जितना चमकीला नहीं है। अर्थ शैडो क्रिएट्स ए डिमर डिफ्यूज्ड लाइट। फिर हमने देखा सेफ टू वॉच टोटल एंड पार्शियल एक्लिप्सेस विदाउट प्रोटेक्शन। ओके, ये सारी बातें हमने जो है इसके बारे में देख लिया है। अब चलिए बच्चों, इसमें जो है कुछ और फैसिनेटिंग फैक्ट्स है उसके बारे में भी जरा देख लेते हैं। हमारे कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है वो हमारे कोडाई कनाल यानी दक्षिण भारत में स्थित कोडाई कनाल, आप लोग गए हो वहां पर, बताइए मुझे। ओके, तो जो कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी इन सदर्न इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1899, तो दक्षिण भारत में हमारे जो साउथ इंडिया में, ओके, दक्षिण भारत में स्थित कोडाई कनाल सौर वैद्यशाला यानी सोलर ऑब्जर्वेटरी, वो कब एस्टैब्लिश किया गया था? वो जो है बताइए कौन से ईयर में वो एस्टैब्लिश किया गया था, वो हमारे कब एस्टैब्लिश किया गया था बच्चों? 1899। ओके, इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, आपको जो है याद रखना है कि कौन से ईयर में किया गया था, कहाँ पर किया गया था, कोडाई कैनाल में। ओके, क्या है? सोलर ऑब्जर्वेटरी, सदर्न इंडिया में है, एस्टैब्लिश्ड इन
1899। ओके, तो इसको जो है आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, और कभी मौका मिले तो जरूर आप वहां पे जाइएगा। ओके, अब दूसरा देखते हैं। It has been providing valuable data about the sun over 100 years। तो वहां पर हमें क्या मिलता है, वहां पर ये यानी 100 से भी अधिक वर्षों से, क्या है बच्चों, ये 100 से भी यानी अबाउट द सन ओवर 100 years, ये 100 से भी अधिक वर्षों से सूर्य के बारे में जो है बहुमूल्य डाटा प्रदान करता है। वैल्यूएबल डाटा किसके बारे में, सन के बारे में। ओके, चलिए अगला देखते हैं। इट इज ऑपरेटेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। जरा इस पॉइंट को देख लीजिए पहले आप। तो बच्चों ये जो है, तो आपने देखा कि किस तरह से इसका संचालन जो हमारे बेंगलुरु में स्थित भारतीय खगोल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ओके, इसका संचालन बेंगलुरु में स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान संस्थान ओके, इन्होंने यानी आईआईए बेंगलुरु में, यहां से क्या होता है, इसका संचालन होता है। ओके ओके अब जो है अगला पॉइंट देखिए, इसके बारे में क्या है, ये जो ऑब्जर्वेटरी है, ये जो वैधशाला है, यहाँ से क्या होता है, हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू सोलर स्टडीज। अब सोलर हम बात कर रहे हैं, तो क्या है, ये जो है यहाँ का जो वैधशाला जो है, ये सौर अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब चलिए अब हम एक और बात देखते हैं। ओके, हमारे जो है एम के वैनु, तो हमारे एम के वैनु बापू इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी। ओके, आधुनिक भारतीय खगोल विज्ञान के जनक जो है इन्हें माना जाता है। तो इस बात को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से याद करना है, एम के वैनु बापू, ओके, रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी। ओके बच्चों, तो इन्हें जो है क्या कहा जाता है, एम के वाइनु बापू को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी। ओके, आधुनिक भारतीय खगोल विज्ञान के जनक जो है इन्हें माना जाता है। अब इन्होंने क्या क्या एफर्ट किया। ओके, इन्होंने जो है भारत में led efforts to set up astronomical instruments and telescopes in India। यानी भारत में जो है खगोलीय उपकरण, ओके, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेलीस्कोप्स इन इंडिया, और दूरबीन, है ना, हमने देखा है दूरबीन, तो जो टेलीस्कोप्स है, जो दूरबीन है, वो स्थापित करने का जो है प्रयासों का इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नेतृत्व किया है। ओके, अब जो है उन्होंने जो है इतने सारे बातों का क्या किया है बच्चों, नेतृत्व किया है। तो जो कावलूर में, ओके, कावलूर ऑब्जर्वेटरी नेम्ड आफ्टर हिम, कावलूर वेधशाला उनके नाम से ही रखा गया है। और उन्होंने जो है और क्या क्या डिस्कवर किया, यानी उन्होंने जो है पूरा स्टडीज किया है। उन्होंने एक जो है कॉमेट, यानी जो हमारे धूमकेतु है, उसके बारे में भी क्या किया, स्टडी किया, उन्होंने डिस्कवर किया। ओके, उन्होंने एक धूमकेतु की खोज की, और स्टडीड स्टार्स एंड सोलर एक्लिप्सेस, और जो है उन्होंने तारों और सूर्य ग्रहणों के बारे में क्या किया, अध्ययन किया। और उसके लिए जब हम कोई चीज, किसी चीज का अध्ययन करते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें हर जगह उससे संबंधित पूरी जो है हमें क्या करना पड़ता है, पूरी घटनाओं को जो है इकट्ठा करना पड़ता है ना। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए हमें जो है इधर उधर घूमना पड़ता है, हमें विश्व भर की यात्रा करनी पड़ती है। तो उन्होंने भी क्या किया है, सूर्य ग्रहण संबंधित जो है सारे जानकारी के लिए उन्होंने विश्व भर की
ट्रेवल्ड वर्ल्ड वाइड। ओके, विश्व भर में उन्होंने क्या किया है बच्चों, उन्होंने जो है यात्रा किया है। ओके, विश्व भर की यात्रा जो है उन्होंने इन सब अध्ययन को करने के लिए क्या किया है, वो हर जगह घूमे हैं। ओके, सूर्य ग्रहण संबंधित जो है सारे बातों को रिसर्च के लिए, ओके, सारे बातों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने जो है विश्व भर की यात्रा जो है उन्होंने किया। और हर जगह से उन्होंने क्या प्राप्त किया, उन्होंने जो है जानकारी प्राप्त किया। तो हमने इसमें बहुत सारी बातें देखी, है ना। हमने क्या देखा, जो कोडाई कैनाल सोलर जो ऑब्जर्वेटरी है वो कहाँ पर है, सदर्न इंडिया में है। एस्टैब्लिश हुआ है 1899। फिर क्या देखा हमने, it has been providing valuable data about the sun for over 100 years. Okay, और उसके बाद देखा, it is operated by the Indian Institute of Astrophysics. Okay, कहाँ पर किसके द्वारा ये ऑपरेट किया गया, ये जो है इंडियन, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा क्या किया गया, ये ऑपरेट किया गया, जो कहाँ पर है, जो जिस क्या है, किन्होंने वो किया, बेंगलुरु के, ओके, एस्ट्रोफिजिक्स ने इनको ऑपरेट किया है। द ऑब्जर्वेटरी हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू सोलर स्टडीज, सोलर स्टडीज के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए। एम के वाइनू बापू इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी, इस बात को याद रखना है। फिर उनकी जो प्रयास है, ओके, उन्होंने बहुत सारे प्रयास किया, लेट एफर्ट्स टू सेट अप एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेलीस्कोप्स इन इंडिया। उसके बाद कवलूर ऑब्जर्वेटरी नेम्ड आफ्टर हिम। फिर उन्होंने जो है क्या किया, डिस्कवर्ड ए कॉमेट, स्टडीड स्टार्स, सोलर एक्लिप्सेस, ओके, और उसके बाद जो है उन्होंने हर जगह जो है घूमे और उसके बारे में उन्होंने क्या किया बच्चों, जानकारी इकट्ठा किया। ओके, इतनी बातें जो है मेरे बच्चों को सभी को क्लियर हुआ, क्या क्या किस किस बारे में जो है उन्होंने जानकारी हासिल किया, और किस तरह से जो है सोलर यानी सभी जो है सूर्य ग्रहण इन सभी से संबंधित जानकारी को जो है उन्होंने हासिल किया। ओके बच्चों, तो यहाँ तक था हमारा ये चैप्टर। ओके, इसमें हमने बहुत सारी बातों को जो है हमने क्या किया है, पढ़ चुके हैं। ओके, इसमें जो है हमने सारी बातों को, इन सबसे रिलेटेड सभी बातों को हमने जो है पढ़ा है। ओके, और आपको जो है किसी भी चीज का कोई डाउट होने से आप लोग क्या कर सकते हो, आप वो पूछ सकते हो। ओके, आर्यभट्टा के बारे में हमने पढ़ा, है ना, कि किस तरह से जो है बहुत ही महान थे वे। ओके, और किस तरह से उन्होंने जो है किस पूरा सभी चीजों के बारे में बताया, उन्होंने जो है किसके बारे में बताया, किस तरह से धरती के बारे में उन्होंने स्टडी किया और बताया कि कैसे जो है अर्थ को समय लगता है कंप्लीट वन फुल रोटेशन। Okay, about its axis is around 23 hours 56 minutes 4.1 seconds. Okay, इस तरह से जो है सभी किया। फिर सीजन्स ऑन द अर्थ के बारे में भी हमने देखा। ओके, किस तरह से जो है सीजन्स में बदलाव आते हैं। रेवोल्यूशन के बारे में देखा हमने। ओके, किस तरह से रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो सूर्य है, रेवोल्यूशन अराउंड द सन एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, different parts receive varying amount of sunlight during the year. ओके, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सनलाइट देखा, किस तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ओके, क्यों होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सनलाइट, व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर tilts towards the sun it gets direct sunlight and experiences summer। तो ये सारी बातें हमने इसके बारे में देखा था। ओके, और किस तरह से जो है ऋतुओं में सब में जो है क्या आता है, बदलाव आता है। ऑपोजिट सीजन्स कैसे होते हैं नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, किस तरह से जो है ऑपोजिट सीजन्स होते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया। फिर जो है हमने जो है सूर्य का यानी मोर इंटेंस सनलाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेस इंटेंस सनलाइट इन सदर्न हेमिस्फीयर कौन कौन से महीने में होता है, ओके, जून में, और ऑपोजिट सिचुएशन हैपन इन दिसंबर। तो आप ये सारे मंथ्स को भी आपको क्या करना है, याद रखना है, शॉर्टर डे टाइम इन दिसंबर, है ना। फिर सोलिस्टिक एंड इक्विनॉक्सेस के बारे में हमने जो है पढ़ा, किस तरह से इक्वल नाइट होते हैं। ओके, फिर सोलिस्टिक्स यानी सन जो है क्या करते हैं, स्टैंड स्टिल।
ओके, व्हेन द सन रीचेस इट्स फादर्स पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये सारी चर्चाएं जो है हमने इस चैप्टर में किया है, और आपको जो है क्या करना है, इन सबको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, नॉर्थ पोल के बारे में, साउथ पोल के बारे में, एक्लिप्सेस क्या होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, occur when one celestial body blocks light from another casting a shadow, तब जो है ग्रहण लगता है। ओके, द मून्स पोजीशन रिलेटिव टू द अर्थ एंड द सन causes सोलर एंड लूनर eclipses। ओके, तो बच्चों ये सारी बातें जो है हमने इसमें पढ़ लिया है। अब जो है हमारा समय हो रहा है छोटे से डिक्टेशन का। ओके, आप लोगों को अब किसके लिए तैयार रहना है, आपके डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाइए। तो डिक्टेशन के लिए आपको जो है क्या करना है, आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है, और 5 वर्ड्स जो हम बोलेंगे उसको जो है आपको क्या करना है, लिखना है। सभी रेडी है? सभी ने अपना स्कूल का नाम लिख दिया, अपना रोल नंबर लिख दिया? ओके, चलिए अब शुरू करते हैं हम डिक्टेशन। तो सबसे पहला आप लिखिए लूनर एक्लिप्स। सबसे पहला वर्ड है लूनर एक्लिप्स। बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन एग्जाम जब लिखते हो तो कभी भी उसमें कोई गलती नहीं करना है। तो लिखिए फर्स्ट वर्ड लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स हो गया तो यस बोल दीजिए। सेकंड वन जो दूसरे बोल रहे हैं हम, ब्लॉकिंग। दूसरा है ब्लॉकिंग। हो गया बच्चों, दूसरा ब्लॉकिंग। जल्दी से लिख लीजिए। सबसे पहला लूनर एक्लिप्स, दूसरा है ब्लॉकिंग, थर्ड वन जो तीसरा वर्ड हम बोल रहे हैं अनअफेक्टेड। तीसरा है अनअफेक्टेड। अपना टाइम लीजिए और आराम से लिखिए। तीसरा है अनअफेक्टेड। हो गया। चौथा वर्ड है, फोर्थ वन है शैडो। शैडो। फोर्थ वन है शैडो। हो गया शैडो। अब फिफ्थ वन, पांचवा जो हम बोल रहे हैं वो है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग। स्कैटरिंग, स्कैटर्ड लाइट सब बोलते हैं ना, स्कैटरिंग। चलिए एक और बार रिपीट कर देते हैं। हो गया सभी का? अब जरा देख लीजिए किसी को कुछ छूट जाता है तो। फर्स्ट है लूनर एक्लिप्स, दूसरा है, सेकंड वन है ब्लॉकिंग, थर्ड है अनअफेक्टेड। ओके, सॉरी, थर्ड है शैडो। लिख लिया? नहीं तो आप अनअफेक्टेड, उसके बाद शैडो, फिर स्कैटरिंग। तो आपको जो है सभी वर्ड्स को सही से लिखना है। ओके, जितने वर्ड्स बोले हैं उसको सही तरीके से लिख लीजिए बच्चों। तो हम जो है अपने अगले क्लास में फिर मिलेंगे। हम कुछ क्वेश्चन आंसर सब डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज के मैथ्स के क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है हमारा टॉपिक वर्किंग विथ फ्रैक्शंस उसको जो है कंटिन्यू करेंगे। यस, वर्किंग विथ फ्रैक्शंस। सो लास्ट क्लास में हमने इसके ऊपर क्या चर्चा किया था? हमने जो है क्वोशंट के जो प्रॉपर्टीज थे, है ना, प्रॉपर्टीज कैसे रहते हैं वो हमने जो है सीखा था। करेक्ट? क्वेश्चन के प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा था, साथ में हमने जो है कुछ प्रश्नों के जो है हमने सॉल्व किए थे। वर्ड वॉल एक्टिविटी के द्वारा हमने जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। करेक्ट? तो उसको जो है आज हम लोग
कंटिन्यू करेंगे, करेक्ट। तो उसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और नए टॉपिक के ऊपर चर्चा भी करेंगे। तो क्लास को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा क्या करेंगे, वार्म अप एक्टिविटी करेंगे, है ना। सब लोग बहुत थक गए होंगे, है ना। तो थोड़ा सा वार्म अप हो जाओगे तो फिर से जो है क्लास को जो है अच्छे से आप कंसंट्रेट कर पाओगे, करेक्ट। यस, तो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स है। तो हमें क्या करना है, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहला क्या दिया है उन्होंने, अनयूज्ड मटेरियल्स, चीजों, जिन चीजों को हम लोग बिल्कुल भी उपयोग ना नहीं करते हैं। जैसे कि इसमें से कौन सा वर्ड होगा जिसको ये सूट करेगा, जो हम लोग, जो सामान या फिर जो वस्तुएं हम लोग बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते या फिर कर नहीं सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस, वेस्ट बोलते हैं ना, वेस्ट। वेरी सरप्राइजिंग, बहुत ही आश्चर्यजनक होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉकिंग, है ना, शॉक लगना। ऐसे एक्सप्रेशन भी दिखाया है, देखिए उन्होंने। सीरीज ऑफ एक्टिविटीज वर्किंग फॉर वन रिजल्ट। सो लगातार हम लोग कई सारे जो है एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे कि हमें जो एक वो रिजल्ट चाहिए ना, बस वो मिल जाए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंपेन, है ना। कैंपेन में क्या होता है, अक्सर बहुत सारे एक्टिविटीज करते रहते हैं हम लोग, जिससे कि हमें जो है एक ही रिजल्ट के लिए वो सभी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्दी टू ईट, हेल्दी टू ईट, उसको हम लोग बोलते हैं, यस, न्यूट्रिशियस, है ना। रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होना, एक्सपेक्टेशंस होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस, स्टैंडर्ड्स कहा जाता है उसको, स्टैंडर्ड्स। द वे समथिंग लुक्स, द वे समथिंग लुक्स, कोई भी वस्तु या फिर इंसान हो, जिस प्रकार से वो दिखता है या फिर दिखती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपीयरेंस। उसका टर्म क्या है, अपीयरेंस, ठीक है। यस, नेक्स्ट पार्ट की ओर जाए, एक मिनट। यस, द ऑपोजिट ऑफ एन इजी टास्क, इजी टास्क का विपरीत या फिर उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, चैलेंज, है ना, चैलेंज, क्योंकि वो मुश्किल होता है करने में। पीपल हु बाय थिंग्स, लोग जो वस्तुएं खरीदते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर्स ही क्या होते हैं, जो भी आप बिजनेस करते हैं उन चीजों को खरीदने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। प्रोवाइड और गिव, उनको देना या फिर उनको पहुंचवाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई, सप्लाई, है ना। अ प्लेस वेर यू कैन बाय ग्रोसरीज, एक जहां जहां पे आपको जो है डे टू डे ग्रोसरीज मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरमार्केट, है ना। सुपरमार्केट में बहुत सारे वस्तुएं मिलती है जो हमें डेली चाहिए। समथिंग यू कैन ईट, जिसको हम लोग खा सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिबल, क्योंकि वो खाए लायक होते हैं। एंड लास्टली, एरियाज ऑफ लैंड, खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं ना, फील्ड। चेक करें हमारे आंसर्स करेक्ट है क्या, लेट्स सी। यस, तो आपके आंसर्स यहाँ पे भी सबमिट करके देखती हूँ। यस, सभी ने जो है बहुत ही अच्छे से जो है करेक्ट आंसर्स दिया है, वेरी गुड। सभी को थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, ओके। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे एक्टिविटी की ओर, जिसको हमने लास्ट क्लास में आधा किया था, करेक्ट। तो उसको जो है कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, 3/4 डिवाइडेड बाय 2/5। तो फटाफट करके मुझे आंसर बताइए क्या आएगा, करके बताइए। यस, क्या आ रहा है, 1 इंटीजर 7/8 या फिर 15/8, दोनों भी जो है
सही है। ठीक है, 15/8 को जो है उन लोग क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि वो इम्प्रॉपर में था। नेक्स्ट, 7/9 डिवाइडेड बाय 3/4, फटाफट कीजिए। 7/9 डिवाइडेड बाय 3/4। यस, सो 28/27, या फिर वन इंटीजर 1/27, करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट कीजिए। 5/6 डिवाइडेड बाय 10/12 है वो। 5/6 डिवाइडेड बाय 10/12। 10/12 क्या आएगा? कोई बता सकता है कि उत्तर क्या आ सकता है? एनीबडी? कीजिए कीजिए, फटाफट कीजिए। यस, उसका उत्तर जो है एक आता है ना, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे। नेक्स्ट, 11/15 डिवाइडेड बाय 7/20। 11/15 डिवाइडेड बाय 7/20 क्या आता है, बताइए मुझे। 11/15 डिवाइडेड बाय 7/20। सबने किया, थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो थोड़ा टफ होगा, बट ट्राई। सो व्हाट कैन बी द आंसर? 44/21 आ रहा है ना? 44/21। अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो कितना आएगा वो? इट इज टू इंटीजर 2/21। सो यस, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, रहने देते हैं। नेक्स्ट, 13/18 डिवाइडेड बाय 17/24। 13/18, 13/18 डिवाइडेड बाय 17/24। या सबने ट्राई कीजिए, सब लोग। इट इज 52/51। There might be some confusion. Okay, no issues. All right. So 19/25 divided by 23/30। ठीक है, इसको जो है आपको सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करके जो है आंसर लेके आना है नेक्स्ट क्लास में। लिख लीजिए।
19/25 डिवाइडेड बाय 23/30। यस, लिख लिया सबने। सो नेक्स्ट क्लास में आपको जो है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग जाएंगे हमारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स की ओर। सो सब लोग तैयार है? सबसे पहला प्रश्न है, देखिए। लीना मेड 5 cups of tea। उसने जो है 5 कप जो है चाय बनाई थी। 5 cups of tea। शी यूज्ड शी यूज्ड 1/4 लीटर ऑफ मिल्क। 1/4 लीटर ऑफ मिल्क फॉर दिस। हाउ मच मिल्क हाउ मच मिल्क is there is there in each cup of tea? ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, लीना ने क्या किया है, 5 कप चाय बनाई है। चाय किसको पसंद है? सभी को। यस, तो 5 कप चाय बनाई है उसने। तो उसने जो है उस चाय को बनाने के लिए 1/4 लीटर जो है दूध का इस्तेमाल किया है। 1/4 लीटर। तो हमें जानना है कि हर एक कप में कितना दूध है। हर एक जो चाय का कप है ना, उसमें कितना दूध है वो हमें जो है फाइंड आउट करना है। ट्राई कीजिए आप लोग, ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जो है मैं सॉल्व करूंगी। किया सबने इसको सॉल्व? ओके, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको। ओके, तो सबसे पहले उसने जो है दूध कितना लिया है, 1/4 जो है लीटर दूध उसने लिया है। 1/4 उसको जो है उसने क्या किया है, 5 कपों में डिवाइड किया है ना। क्योंकि चाय उसने 5 कप का बनाया था, है ना। तो 5 कप में जो है उसने दूध को डिवाइड किया है। सो ये हमारा बन गया डिवीजन फॉर्म में, जो है हमने लिख लिया 1/4 डिवाइडेड बाय 5। तो अभी इजी हो गया ना। 1/4 डिवीजन बन जाता है मल्टीप्लीकेशन, और 5 का क्या हो जाएगा, 1/5, है ना। 1/5। तो 1 1 जा 1, 4 5 जा 20। तो हर एक कप में कितना लीटर दूध है, 1/20 जो है दूध है। 1/20 लीटर जो है दूध है हर एक कप में, ठीक है। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कवर एन एरिया ऑफ कवर एन एरिया ऑफ cover an area of 7 integer 1/2 square units with square bricks.
each of whose side is 1/5 यूनिट्स। तो हमें क्या करना है, हमें एक एरिया जिसका जो है कितना है, 7 इंटीजर 1/2 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है, इसको हमें क्या करना है, ब्रिक्स जो हमारे स्क्वायर ब्रिक्स होते हैं ना, उनका नाप कितना है, 1/5 है, उनसे जो है पूरा ऐसे एरिया जो है कवर करना है। ठीक है, ओके। सो अब भी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी ब्रिक्स स्क्वायर ब्रिक्स, हाउ मेनी स्क्वायर ब्रिक्स आर नीडेड, हमें कितने जो है स्क्वायर ब्रिक्स की जरूरत है उस एरिया को कवर करने के लिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यस, ट्राई कीजिए इसको करने के लिए। सब लोग कीजिए ट्राई इसको करने के लिए। किया सबने, डिड यू डू? ओके, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यस, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ जो स्क्वायर है ना, वो जो हमें कवर करना है उसका एरिया क्या है, एरिया है 7 इंटीजर 1/2 स्क्वायर यूनिट्स है, करेक्ट। स्क्वायर ब्रिक्स कितने जो है, उनका साइड उन्होंने एक साइड दिया है, वो कितना है, स्क्वायर ब्रिक्स का एक साइड है 1/5 यूनिट्स। सो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है कि कितने स्क्वायर ब्रिक्स इस एरिया को कवर करने के लिए चाहिए, वो हमें फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो है स्क्वायर ब्रिक का एरिया जानना होगा। स्क्वायर ब्रिक्स कुछ इस प्रकार के होते हैं, करेक्ट। तो एक साइड 1/5 है, तो बाकी के 3 साइड क्या होंगे, वो भी 1/5 ही होंगे, क्योंकि वो शेप कौन सा है, स्क्वायर है। तो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, यानी कि स्क्वायर ब्रिक का एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर ब्रिक। कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड, है ना, यानी कि 1/5 इंटू 1/5, 1 1 जा 1, 5 5 जा 25, तो कितना आया, 1/25 स्क्वायर यूनिट्स जो है एरिया ऑफ स्क्वायर ब्रिक है, स्क्वायर ब्रिक का एरिया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें जो है टोटल एरिया कितना कवर करना है, 7 इंटीजर 1/2 स्क्वायर यूनिट्स कवर करना है, करेक्ट। तो उसके लिए कितने ब्रिक्स लगेंगे वो हमें देखना है, करेक्ट।
एम आई करेक्ट? यस। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। सो टोटल एरिया कैसे कवर करेंगे, जो एरिया हमें दिया गया है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इंटू एरिया ऑफ ब्रिक्स, है ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स इंटू एरिया ऑफ ब्रिक्स करेंगे तो टोटल एरिया हमें कवर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, नंबर ऑफ ब्रिक्स का इंफॉर्मेशन नहीं है ना, वही हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन टोटल एरिया है वो कितना है, 7 इंटीजर 1/2 इज इक्वल टू, इसको बी रख देते हैं। एरिया ऑफ ब्रिक्स कितना है, 1/25। करेक्ट। 7 इंटीजर 1/2 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, है ना। सो 7 इंटीजर 1/2 कितना आएगा, 2 7 14, 14 + 1 15/2, है ना। यस। तो 15/2। सो सॉल्व कर सकते हैं। 1/25 को अगर इस साइड लाया जाए तो कितना आएगा, 15/2 इंटू 25/1 जाता है वो, है ना। यस। सो देयरफॉर ब्रिक्स कितना हुए, 15/2 इंटू 25/1 कीजिए, कितना आएगा आंसर, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। एक, 15/2 इंटू 1/25 को अगर इस तरफ लाया जाए तो कितना आएगा, इट इज 25/1, है ना। ब्रिक्स हमें मिल जाते। सो 15 × 25 कीजिए, कितना आता है आंसर, 15 × 25 कीजिए, कितना आएगा आंसर, इट इज, यस, 375। टू वन जा टू जो है, इतने हमें ब्रिक्स चाहिए, इतने हमें ब्रिक्स चाहिए। ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे जो है डाउट आया होगा कि हमने डिवीजन कहाँ पे किया, डिवीजन अप्लाई कहाँ पे हुआ है। डिवीजन एक्चुअली यहाँ पे हुआ है, जहाँ पे आपने इस तरफ लाने के लिए उसको रेसिप्रोकल कर दिया ना, 1/25 को 25/1 किया, तो वहां पे जो है रेसिप्रोकल अप्लाई होने के कारण वहां पे जो है हमने डिवीजन जो है एग्जीक्यूट किया है। ठीक है। यस। तो चाहे तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, समझ में आया सभी को? ऑल राइट। अभी इसको जो है मैं रब कर देती हूँ, एक मिनट। यस। अब हम लोग जाएंगे दूसरे प्रश्न की ओर। ओके। तो ये प्रश्न जो है, चतुर्वेदा स्वामी, चतुर्वेदा पृथुदक्ष स्वामी जी ने जो है 860 सी में अपने जो कमेंट्री उन्होंने बताई थी ब्रह्मगुप्ता जी के ब्रह्मस्पुथा सिद्धांता में, वहां पे इन्होंने ये प्रॉब्लम को जो है डाला था। ठीक है। तो उस प्रॉब्लम, वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। यस। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व किया ना, स्क्वायर यूनिट्स और स्क्वायर ब्रिक्स के ऊपर, वो भी एक जो है एक एशियंट प्रॉब्लम है, मतलब ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। इनको जो है ये एक एग्जाम्पल जो है बौद्धियंस शूलबासूत्र 800 बीसीई में जो है इसका जो है प्रश्न जो है उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व किया था, जो अभी भी जस्ट हमने जो है सॉल्व किया था। अब हम लोग जो है चतुर्वेदा जी ने जो दिया है ब्रह्मगुप्ता जी के ब्रह्मस्पुता सिद्धांता में, जो उन्होंने जब उसके ऊपर चर्चा किया था तो वहां पे इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया था, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखेंगे, फोर फाउंटेन्स फिल अ सिस्ट्रन, सिस्ट्रन, 4 फाउंटेन्स फिल अ सिस्ट्रन, 4 फाउंटेन्स fill a cistern, 4 फाउंटेन्स fill a cistern. 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 4 फाउंटेन्स fill a cistern.
ओके, द फर्स्ट फाउंटेन कैन फिल द सिस्टर्न इन ए डे। तो पहला फाउंटेन जो है, सिस्टर्न एक दिन में उसको भर सकता है। फिर आएगा सेकंड फाउंटेन, द सेकंड कैन फिल इट इन अ हाफ अ डे। सो सेकंड फाउंटेन को कितना समय लगेगा सिस्टर्न भरने के लिए? उसको भी एक दिन ही लगेगा। तो सेकंड कैन फिल इट अगेन इन 1 डे। ठीक है, नेक्स्ट, द थर्ड कैन फिल इट इन अ क्वार्टर ऑफ अ डे। सो थर्ड को कितना लगेगा? क्वार्टर ऑफ अ डे, यानी कि 1/4 ऑफ अ डे। ठीक है, क्वार्टर ऑफ अ डे, सॉरी सॉरी, द सेकंड कैन फिल इट इन अ हाफ अ डे। क्वार्टर, थर्ड को लगेगा क्वार्टर ऑफ अ डे में भरने के लिए। ठीक है, और फोर्थ को जो लगेगा है 1/5 ऑफ अ डे लगेगा। फोर्थ को जो है सिस्टर्न भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? फोर्थ फाउंटेन को 1/5 ऑफ अ डे लगेगा। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इफ दे ऑल फ्लो टुगेदर, जो चारों फाउंटेन है साथ ही में जो है फ्लो करेंगे, साथ ही में फ्लो करेंगे, तो उनको जो है सिस्टर्न भरने के लिए कितना समय लगेगा? साथ में अगर जाएंगे तो कितना समय लगेगा? कोई बता सकता है? तो पहले माउंटेन को कितना लगेगा? एक दिन लगेगा। दूसरे, सॉरी माउंटेन नहीं, फाउंटेन को कितना समय लगेगा? एक दिन लगेगा। सेकंड फाउंटेन को जो है आधा दिन लगेगा। थर्ड फाउंटेन को लगेगा 1/4, और फोर्थ फाउंटेन को लगेगा 1/5 ऑफ अ डे। तो चारों को एक साथ ही मैं छोड़ देती हूँ। चारों फाउंटेन कितना समय लगेंगे सिस्टर्न भरने के लिए? तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एक एक दिन के लिए, मतलब एक एक अगर वो हम लोग उपयोग करते हैं तो कितना जो है समय ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो है कितना लेता है? पहला फाउंटेन लेता है एक दिन, है ना? एक फाउंटेन जो है उसको हम लोग एक दिन से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा? उत्तर आएगा एक ही, है ना? सेकंड फाउंटेन कितना समय ले रहा है सिस्टर्न को भरने के लिए? कितना समय ले रहा है? आधा दिन ले रहा है ना? आधा दिन ले रहा है, करेक्ट। सो 1/1/1/2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 इन डिवीजन बन जाता है मल्टीप्लीकेशन, फिर 2/1। तो 2 आ गया आंसर, है ना? 1 2 2। फिर थर्ड को कितना लगता है? 1/4 लगता है ना? 1/1/4, कि 1 × 4/1, तो 4 आ गया इसका आंसर। और लास्ट में फोर्थ को कितना लगेगा? 1/1/5, है ना? तो 1 × 5/1 आ गया ये। सो 5। अगर तीनों को, सॉरी चारों को मिला दिया जाए, एक साथ उनको फाउंटेन जो है सिस्टर्न भरने के लिए छोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? 1 + 2 + 4 + 5, कितना आया? 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12। तो उनका कितना लगता है, कितना टाइम जो है उनको, सॉरी, कितना उनको जो है, यस, द नंबर ऑफ टाइम्स द 4 फाउंटेन्स टुगेदर विल फिल द सिस्टर्न इन अ डे। उनको कितना जो है टाइम लगेगा सिस्टर्न भरने के लिए? उनको लगेगा सिर्फ 12 नहीं, उनको लगेगा 1/12 डेज। उनको कितना समय लगेगा पूरा सिस्टर्न भरने के लिए? टुगेदर जो है उनको लगेगा 1/12 डेज, 1/12 डेज। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? 1/12 डेज लगेगा, है ना? सो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो है यहाँ पे हमने देखा है, करेक्ट? ओके, यस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्किंग विथ फ्रैक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जो है क्लास को
कंप्लीट करने से पहले यहाँ पे हम लोग आज का डिक्टेशन कर लेते हैं, ठीक है? यस। सो सबसे पहला यहाँ पे जो वर्ड मैं डिक्टेट कर रही हूँ डिक्टेशन का, लिख लीजिए फाउंटेन। 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 लिखा सबने? फाउंटेन। सेकंड आएगा स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स। थर्ड है थर्ड है लीटर्स। लीटर्स। थर्ड क्या है? लीटर्स। फोर्थ लिखिए प्रॉब्लम्स। फोर्थ वर्ड है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स। और लास्ट वर्ड है ज्योमेट्री। लास्ट वर्ड क्या है? ज्योमेट्री। यस, लिखा सबने? ओके। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।